हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक नई क्लास पर, एक नए टॉपिक्स पर, एक नए विषय पर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको हम कैसे जानेंगे, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। इससे पहले अगर इन सब चीज़ों को जानना है तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि ये वीडियो उन लोगों को भी मिल सके और वो लोग भी सीख सकें जो लोग पीएच का, अम्ल का, क्षार का यूज नहीं जानते हैं। तो अगर हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आपको वीडियो और क्लास आपको बेहतर समझ में आएगी। तो आइए हम लोग चलते हैं, अध्याय नंबर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या होते हैं एक एक को बारीकी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय नंबर 2। अध्याय अध्याय नंबर 2 क्या है बेटा? यहाँ पे आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण। यानी क्या होता है? एसिड, एंड साल्ट एंड साल्ट। अब हम दोस्तों इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको, है ना? टॉपिक्स टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हम कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं, है ना? तो पहला जो है आपका टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे भैया, रहेगा आपका अम्ल। रहेगा, क्षार रहेगा एवं लवण रहेगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या रहने वाला है आपका? अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरा पॉइंट ये कवर करने वाले हैं। तीसरा हम कवर करने वाले हैं बेटा पीएच स्केल कवर करने वाले हैं। चौथा पॉइंट कवर करने वाले हम लोग सूचक एवं उसके प्रकार हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है? और हम लोग पांचवा पॉइंट कवर करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा जिसको कहते हैं। और आपका रहने वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधियां एवं उपयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि इस लेसन में कवर करने वाले हैं। ठीक है? क्लियर है? पहला अम्ल, क्षार एवं लवण क्लियर करेंगे। उसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पीएच पैमाना क्या होता है, सूचक क्या होते हैं और उनके प्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने वाले हैं। धावन सोडा पढ़ने वाले हैं, है ना? और आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने वाले हैं, है ना? बनाने की विधि और उनके उपयोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं अम्ल की।
उसके बाद क्षार की बात करेंगे और फिर लवण की बात करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अंत तक आप लोग अवश्य बने रहिएगा। क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं अम्ल की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अम्ल की। तो अम्ल दोस्तों क्या होता है कि अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में, जैसे आप लोग नींबू खाते हैं, है ना, संतरे खाते हैं, है ना, इस तरीके के जो चीजें आप लोग खाते हैं जो स्वाद में थोड़ा सा खट्टी होती हैं, है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी खाना हम लोग खाते हैं तो अजीब प्रकार की जो है डकार आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाइजेशन ना होने के कारण हमारे जो पेट होता है, महाशय होता है, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे घर वाले जो होते हैं, आपके पापा है, मम्मी है ना, दादा है, ये कहते हैं नींबू पानी दीजिएगा। क्लियर है? तो अम्ल क्या होते हैं दोस्तों? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये भी बात याद रखना है बेटा, है? क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं तथा सक्रिय धातुओं के साथ क्या करते हैं? ये क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जो हाइड्रोजन होती है ना, उसको हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? ये मुक्त कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? जबकि आर्हीनियस ये कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने पर H प्लस आयन देते हैं। आर्हीनियस सर जी ने ये बताया कि भैया अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने पर H प्लस आयन देते हैं। जबकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं ना, और क्या होते हैं कि वो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं। क्लियर है? अब हम जानेंगे कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है ना। मतलब प्रबल क्या होता है? जिसके अंदर पावर ज्यादा होता है ना, H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल में क्या होता है? कम होता है H प्लस आयन की मात्रा। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से हो जाएंगे रसगुल्ला? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, है ना, और परक्लोरिक अम्ल। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पर है आपका ये कौन सा है ना, एस्टिक अम्ल है ना, फॉर्मिक अम्ल है, ये आपका लैक्टिक अम्ल है, ये आपका सिट्रिक अम्ल है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ओके, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं रसगुल्ला क्षार की। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं बेटा, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH, उसमें क्या था? H प्लस आयन, इसमें OH माइनस आयन देते हैं। क्लियर है? और इनका जो क्षारीय गुण दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? क्षारीय गुण प्रकृति के होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा नीले लिटमस पर कोई इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है रसगुल्ला, यहाँ तक समझ में आया सबको? उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होते हैं? क्षार दो प्रकार के होते हैं। जैसे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, सेम उसी तरीके से क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कौन कौन से होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्लियर है? उसी प्रकार से दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? सबको यहाँ तक समझ में आया? अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि नोट्स में आता है आपका, सभी क्षार क्षारक तो होते हैं बेटा, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ये भी आपको बात याद रखनी है मुन्ना। ठीक है, ये बात हमने आपको बताया। आप दैनिक जीवन में इन सब चीजों को देखे होंगे, यूज करते रहे होंगे, तो इसमें बहुत कुछ आपको इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इसका होता है आपका लवण। क्या होता है लवण? लवण क्या होते हैं? वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। लवण का मतलब ये होता है दोस्तों, यानी नमक होता है। जो लवण होता है वो नमक ही होता है। क्लियर? तो जो लवण होता है वो कैसे बनता है? अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप ही बनता है। क्लियर है बेटा? अब क्या होते हैं कि अम्ल और प्लस क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल बन जाता है। क्लियर है रसगुल्ला? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH क्षार क्या है, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा आपका NaCl यानी साधारण नमक बनेगा और जल बनेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब ये क्या होते हैं, जो लवण होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं रसगुल्ला। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ये कौन कौन से होते हैं? तटस्थ लवण होता है, ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की क्रिया से बनते हैं। क्लियर है बेटा? ये कौन कौन से होते हैं? NaCl और KCl आदि। ठीक है? ठीक है मुन्ना? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होते हैं? अम्लीय लवण। अम्लीय मतलब थोड़ा सा एसिडिक टाइप के जो लवण होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये मजबूत अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे NaHSO4 और आपका NH4HSO4। क्लियर? NH4HSO4। क्लियर है? आदि। फिर है आपका क्षारीय लवण। क्या होते हैं? ये दुर्बल अम्ल और मजबूत क्षार से बनते हैं, जैसे Na2CO3 CS3COO क्लियर है? आदि। मिश्रित लवण क्या होते हैं? जैसे आपका फिटकरी हो गया है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। उसी तरीके से जलीय लवण क्या होते हैं? C2SO4.5H2O नीला पत्थर जो होता है ना, और आपका होता है सोडियम, है ना, सोडियम कार्बोनेट, है ना, डेकाहाइड्रेट जो होता है, यानी धावन सोडा जो होता है ना, ये भी तो ये जो जलीय लवण होते हैं ना, और आपके जो मिश्रित लवण होते हैं। क्लियर है? और आपका जो अम्लीय लवण है, इसमें से एक एक दो दो हम सबको जानेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। इसी तरीके से आपका धावन सोडा जो होता है, ये इसके अंतर्गत जो आने वाले लवण है उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मुन्ना। क्लियर है? समझ में आया सबको? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा। तो जी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका सूचक। क्या आता है? सूचक। सूचक क्या होता है मुन्ना? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की के गुण को बता देते हैं। जैसे क्या होता है, एक्चुअली ऐसे समझिएगा, सूचक का मतलब होता है एक निर्देश देना, है ना, पहचान बताना। जैसे क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जब उसको राइट या लेफ्ट में टर्न होना होता है तो क्या करता है, वो इंडिकेटर्स जलाता है ना। तो इंडिकेटर्स जलाता है तो उसमें क्या होता है कि या वो लेफ्ट में जाना चाहता है, वो राइट में जाना चाहता है ना। तो इसलिए वो डायरेक्शन को बताने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करता है। सेम उसी तरीके से साइंस में क्या होता है दोस्तों, साइंस में अम्ल और क्षार की उपस्थिति, है ना, जानने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए सूचक जो है इस्तेमाल करे जाते हैं। सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, है ना? एक होता है लिटमस। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार का परीक्षण लिटमस विलयन हो या लिटमस पत्र दोनों के रूप में किया जा सकता है। क्लियर है मुन्ना? यहाँ तक समझ में आया? ये जो होते हैं दोस्तों, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिटमस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। लिटमस पेपर कौन कौन से होते हैं? एक होता है नीला लिटमस पेपर होता है ना मुन्ना, और एक होता है लाल लिटमस पेपर। क्या होता है? एक होता है नीला लिटमस पेपर, एक होता है लाल लिटमस पेपर। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों का जो है अम्ल और क्षार अगर इन पर पड़ता है तो उनका अलग अलग प्रभाव होता है। क्या होता है? अलग अलग प्रभाव होता है। क्लियर है?
तो हम जानेंगे सेकेंड पॉइंट इसका जानेंगे कि दूसरे प्रकार के होते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक। ये कौन कौन से होते हैं? ये पौधों या प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है मुन्ना? कौन कौन से होते हैं? जैसे हल्दी, है ना, हल्दी जो येलो कलर की होती है वो क्या होता है? प्राकृतिक है, इंडिकेटर्स होता है। फिर गुलाब की पंखुड़ी जो होती है लाल, है ना, भूरी टाइप की होती है, तो क्या होता है कि ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। क्या है ये? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया सबको? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कृत्रिम साइंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो साइंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं मेरी जान? ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है मुन्ना? ये क्या होते हैं? प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, है ना। ये कौन कौन से होते हैं? ये ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये पेपर में आपको जो साइंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ये भी पेपर में आपको पढ़ने को मिलता है। यही पेपर में आते हैं, 110% पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका पहला आता है फिनाइल्फ्थलीन। ये क्या होता है? सूचक। ये होता है एक संश्लेषित सूचक होता है मुन्ना, जो अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। क्या रहता है? अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है, जबकि क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। कैसा देता है? गुलाबी रंग दे देता है। अगर इसको हम लोग क्या करें, अम्लीय विलयन में डालें तो इसका कोई रंग नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई रंग इसका नहीं दिखने वाला है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्षार में डालेंगे तो ये क्या कर देगा? उसका कलर बदल के गुलाबी कर देगा। कैसा कर देगा? गुलाबी कर देता है। ठीक है मुन्ना? अब हम चलते हैं इसके अगले सूचक की तरफ, मिथाइल ऑरेंज। यह क्या होता है? यह दोस्तों होता है कि क्षारीय विलयन, है ना, जब इसको एक क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो हल्का सा पीला रंग देता है। कैसा देता है? हल्का सा पीला रंग देता है। तथा अम्ल में, अम्लीय विलयन में इसको डालने पर क्या होता है? गहरा गहरा लाल रंग दे देता है मुन्ना। कैसा दे देता है? गहरा लाल रंग दे देता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, 100% इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा 110%। फिर मैं अगला पॉइंट समझाने वाला आप लोगों को हूँ कि थोड़ा सा नोट जान लेते हैं। नोट में क्या आता है दोस्तों कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या करते हैं? जब नीले लिटमस पेपर पर हम उनको डालते हैं अम्ल को, है ना, एसिड को अगर नीले लिटमस पेपर पे डालते हैं तो क्या होता है? ये लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विलेन को, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल। जबकि अगर हम लोग क्या करें, क्षार, है ना, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं मुन्ना? नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ताकि ये आपको बोर्ड के टाइम आप लोगों को ज्यादा भागना दौड़ना इधर उधर ना पड़े, है ना। तो इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। अब हम चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं एकदम बारीकी तरीके से। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। किसकी? उदासीनीकरण अभिक्रिया की। ये क्या होता है मुन्ना कि अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? साधारण नमक बनता है और जल बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है मुन्ना? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब क्या होता है दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं? कोई भी तत्व जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऑक्साइड बनाता है तो उसको हम लोग, है ना, उसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई जो है तत्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बना देता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है ऑक्साइड, है ना, पेपर में कभी कभी पूछता है। जो धातुओं के साथ, है ना, जो धातुओं के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है? ये धातुएं ही तो हैं।
अधातुओं के साथ जब करके बनाते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है। और क्या होता है दोस्तों, जब ये दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, तो ये उभयधर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे एल्युमिनियम है ना, Al2O3। क्लियर है आदि। फिर अब आता है इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, अम्लीय वर्षा। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा ये होता है कि वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसें, जो एटमॉस्फेयर है अपना, वायुमंडल है, उसमें अनेक प्रकार की गैसें मौजूद हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है दोस्तों, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड मौजूद है, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जो कि जो वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो उसमें ये गैसें उस पानी में मिल जाती है ना, मिक्स हो जाती हैं, और जो अम्ल होता है, सॉरी, जो जल होता है वो अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, जिसका जो पीएच होता है 5.6 से कम होता है। ठीक है। तो जो वो जो जल होता है वो अम्लीय हो जाता है, और ये जो अम्लीय जल होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, जो ये बारिश होती है इसको ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है मुन्ना। ठीक है। ये नुकसानदेह होती है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह रहती है ना, इनके लिए नुकसानदेह रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, कि इससे इसका कलर जो है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, जैसे ताजमहल अपना है ना, तो यहाँ पे उसका कलर थोड़ा सा अब व्हाइट से थोड़ा सा येलो टाइप का हल्का सा दिखता है। क्लियर है। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आई? क्लियर है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को भी बेसिक तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। तो जी दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों? पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना होता है, एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी घोल को ये बताती है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। क्या है? अम्लीय है कि क्षारीय। इसके लिए ये पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। सोरेंस नाम के एक वैज्ञानिक ने जो है, सोरेंस नाम के एक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। उन्होंने ये बताया था। ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों? पीएच स्केल की निम्नतम सीमा 0 यानी 0 होती है, और अधिकतम सीमा क्या होती है? 14 होती है। यानी जो पीएच स्केल होता है, ठीक है, जो पीएच स्केल रहता है भैया, उसकी अधिकतम सीमा 14 होती है और न्यूनतम सीमा जो है 0 रहती है। क्लियर है। और जब कोई भी विलेन का पीएच 7 है तो वो विलेन कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है। क्लियर है भैया। तो विलेन कैसा होगा? तो विलेन क्या हो जाएगा भैया? विलेन आपका उदासीन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो ये पॉइंट आते हैं आपके 14 तक आते हैं। ठीक है। तो अगर विलेन 14 है तो कैसा होगा? है ना, विलेन क्षारीय होगा। और अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा भैया? अम्लीय होगा विलेन। और अगर 7 से ऊपर है तो विलेन कैसा हो जाएगा? तो विलेन क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? क्षारीय हो जाएगा। अब क्या होता है, जो पीएच होता है ना, पीएच स्केल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? ठीक है। तो मिट्टी की गुणवत्ता जानने में, जो मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी के चार जो कोने रहते हैं ना खेत के, उसके मिट्टी ले ली जाती है और जांच के लिए भेज दिया जाता है। तो पीएच स्केल द्वारा इसकी भी जांच हो जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, पानी की शुद्धता जांचने में, यानी पानी खारा होगा कि अम्लीय होगा, कैसा होगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएच स्केल का यूज करते हैं। ठीक है। फिर रासायनिक जो एक्सपेरिमेंट होते, केमिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। शरीर में एसिड है, बेस है, इसका जो बैलेंस होता है वो बना रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल का जो फार्मूला होता है, पीएच इक्वल टू -log10 जो है H+। क्लियर है। तो ये आपका पीएच का सूत्र हो जाएगा बेटा। फिर दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो पौधों और पशुओं के संवेदनशील, है ना, संवेदनशील होते हैं। तो इसके लिए क्या है, पीएच अगर ठीक है, मेंटेन है, तो वे उसके प्रति संवेदनशील रहेंगे। मिट्टी का पीएच,
जो मिट्टी होती है, हमने बताया था मिट्टी की जांच अगर पीएच कम या ज्यादा हो जाता है तो पैदावार के लिए नुकसानदेह रहता है। तो इसके लिए मिट्टी की जांच में हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं ताकि मिट्टी कैसी है ना, अच्छी है कि खराब है, पैदावार अच्छी होगी कि खराब होगी, तो ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र जो होता है अमाशय, है ना, अमाशय में अगर पीएच की मात्रा जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या घट जाती है ना, तो अनेक प्रकार की पेट से संबंधित या जो है डाइजेशन से संबंधित जो है अनेक समस्याएं हो सकती हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय क्या होता है, दंतक्षय का मतलब होता है कीड़ा लगना ना, घर में कहते हैं कि सब कीड़ा खाए गए हैं दांत, हैं तो मेरे सब कीड़ा ही खाए गए दांत। तो इसको हम लोग कैसे जानते हैं कि जो पीएच होता है हमारे मुंह का 5.5 से, है ना, जो है अगर कम हो जाता है तो दंत क्षय होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि इसके लिए जो हम लोग मीठी चीज खाते हैं, चाहे वो टॉफी हो, चॉकलेट हो, या इस तरीके से मिठास वाली चीजें जो खाते हैं, तो ये क्या करते हैं हमारे दांतों में चिपक जाती हैं, है ना। और ये इनेमल नाम का एक कठोर पदार्थ, कठोर एक पार्ट होता है हमारे दांतों में, जिसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा देते हैं और वो नुकसान हो जाता है उनका, मतलब दंत क्षय हो जाता है। तो इसके लिए टूथपेस्ट जो होते हैं, तो इसको बचाने के लिए जो क्षार होते हैं ना, तो क्षार यूज करे जाते हैं ताकि दंत क्षय ना हो। ठीक है दोस्तों। अब क्या था, पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यानी पशुओं और पौधों से जो एसिड एंड बेस होते हैं उनकी जो जांच की जाती है, उनकी उनकी कैसे रक्षा करें, है ना। तो इसके लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं और उससे इन चीजों से बचाव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो लोग अंत तक बने रहे होंगे उनको बेहतर समझ में आया होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।